गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका असाइनमेंट नंबर 76 फॉर हिंदी मीडियम, 59 फॉर इंग्लिश मीडियम। आज का टॉपिक है बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। ये इंग्लैंड से ही क्यों हुई? दूसरे राज्यों से भी हो सकती थी, फ्रांस से हो सकती थी, इटली से हो सकती थी, अमेरिका से हो सकती थी, रसिया से हो सकती थी, लेकिन ये इंग्लैंड से क्यों हुई? क्योंकि इसके कुछ रीजंस थे। इंग्लैंड एक महाशक्ति होता था उस समय, इंग्लैंड के सबसे अधिक उपनिवेश होते थे उस समय। इंग्लैंड की नौसेना बहुत ज़्यादा मजबूत थी, वहाँ के लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते थे। उनके अपने देश के अंदर फैक्ट्रियों की अधिकता हो चुकी थी। अब वो किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ उनको गुलाम बनाने के बाद और फिर वहाँ फैक्ट्रियों को एस्टेब्लिशमेंट चाहते थे। उन्हें नई नई मार्केट चाहिए थी। इस तरीके से औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई है वो इंग्लैंड से हुई। इसके पीछे और भी रीज़न, जैसे बैंकिंग सेक्टर बहुत डेवलप था। 100 के करीब बैंक अकेले लंदन में थे। 600 बैंक प्रांतीय ग्रामीण देहाती इलाके में मौजूद थे। इससे लगता है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है काफ़ी मजबूत स्थिति में होती थी। इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड से शुरू हुआ। क्यों हुआ? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। दीज फैक्टर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसके लिए ये कारक जिम्मेदार थे। पहला, चीप लेबर। यहाँ पर सस्ता श्रम उपलब्ध था, क्योंकि इनका बहुत से देशों में शासन चल रहा था। इनके बहुत से उपनिवेश होते थे। उन सभी उपनिवेशों की जनता काम धंधे की तलाश के अंदर और इंग्लैंड जाकर के काम धंधा करने लगे वहाँ, क्योंकि फैक्ट्रियों की कोई कमी नहीं थी। कपास की, लोहे से संबंधित लोहे के उत्पाद से, मशीनरी से, हर तरह की फैक्ट्रियाँ वहाँ पे अवेलेबल थी। तो दुनिया भर के जो लोग कामगार मजदूर थे वो अपने देश को छोड़कर यहाँ पहुँचने लगे। सस्ता श्रम मिलने लगा, उनको बहुत कम पैसा देना होता था। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ से भी लोग काफ़ी संख्या में पहुँचते थे, अमेरिकन कंट्रीज़ से भी पहुँचते थे, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ से, और एशिया महाद्वीप से भी जाते थे। इसमें जो सस्ता श्रम है वो औद्योगिक क्रांति के लिए एक माहौल पैदा करता है, एक अनुकूल माहौल पैदा करता है। उससे मुनाफा बढ़ता है जो नियोक्ता है या उद्योगपति है उसका। दूसरा है इन्वेंशंस। इस समय पर बहुत भारी संख्या में इन्वेंशंस हुई। लगभग 26,000 इन्वेंशंस 2 से 3 मतलब एक तरह से 100 से 150 वर्ष की अवधि के दौरान ही इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस देखी गई। और वो इन्वेंशंस में से लगभग 13,000 के करीब इन्वेंशंस अकेले इंग्लैंड में हुई, जो कि यूरोप के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, इंग्लैंड के लिए उपलब्धि कही जा सकती है। पूरे कंप्लीट वर्ल्ड में 26,000 इन्वेंशंस और अकेले इंग्लैंड में 13,000 इन्वेंशंस। इसलिए पता लगता है कि वहाँ पे बौद्धिक प्रतिभाएँ, बौद्धिक जो संपदाएँ मौजूद थी। इसके बाद है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस। इसमें जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ। एक जगह इकट्ठे हुए लोग और रोज़गार की तलाश में, समझें, पढ़ाई के समझें, या फिर कोई और किसी भी तरीके से लोग वहाँ पहुँचे। तो इसमें पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। पॉपुलेशन बढ़ने से दबाव बढ़ा। 50,000 से ज़्यादा जनसंख्या के शहर 11 से ऊपर चले गए, जिनमें से एक लंदन था, नॉटिंघम था, बर्मिंघम था, लिसेस्टरशायर था, यॉर्कशायर था। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मशीन्स। मशीनों का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया था। मशीनों की खोज की गई। मशीनों की खोज करने के बाद उनका इस्तेमाल किया गया। उनसे उत्पादन को गति मिली, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा था, लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए वहाँ पर थोड़ा बहुत बेरोज़गारी का कारण भी ये बनी। कभी कभी विरोधाभास भी पैदा हुआ। मजदूर वर्ग ने इनके खिलाफ हड़तालबाजी की और कहीं कहीं पर मशीनों को भी तोड़ा गया। इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती। तो यूज़ ऑफ मशीन से उत्पादन तेज़ी से बढ़ा, यानी औद्योगिक क्रांति को बहुत तेज़ी से गति मिली। नेक्स्ट है रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने औद्योगिक क्षेत्र लगाने के लिए रूल्स इस तरह से बनाए कि लोगों के लिए निश्चित काम के घंटे, जैसे शुरुआत में नहीं थे, बाद में उनके लिए 10 घंटे का आंदोलन चलाया गया और लगातार वो 25 से 26 साल तक या 30 साल तक वो आंदोलन चलता रहा। फिर उसके बाद उसको मंजूरी दी गई
और 30 साल मंजूरी मिलने के बाद वह 10 घंटा अनिवार्य रूप से पुरुषों के लिए रख दिया गया और महिलाओं और बच्चियों को या लड़कियों को या लड़कों को जो इनकी आयु कम होती थी उनको भारी काम में यानी खदानों में लगाने पर पाबंदी लगा दी गई, जो कि पहले खदानों से कोयला निकालने का काम प्रमुख रूप से बच्चे ही करते थे या महिलाएं करती थी। इसके बाद है रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट, ये हो गया ट्रेड रिलेशंस। ट्रेड रिलेशंस के अंदर आएगा आपका, यहाँ पे हम इसकी स्पेलिंग ठीक करते हैं, ये इसमें बेटा ये बता सकते हैं ट्रेड रिलेशंस, इंग्लैंड के ट्रेड रिलेशंस दूसरे देशों के साथ में बहुत अच्छे थे। उनका व्यापार दूर दूर के बहुत दूर दराज के क्षेत्रों तक होता था। अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ इनका व्यापार था, अफ्रीका के साथ इनका व्यापार था, एशिया महाद्वीप के साथ में इनका व्यापार था और यूरोप के विभिन्न देशों के बीच भी इनका वस्तुओं का आदान प्रदान और आयात निर्यात चलता रहता था। यानी इसके अलावा इंग्लैंड के अंदर कुछ शहर ऐसे थे जो कि बंदरगाह शहर थे। उन बंदरगाह शहर पर विभिन्न देशों के जहाज आकर के वहाँ ठहरते और उनका सामान भी उतारा जाता था, चढ़ाया भी जाता था। इस तरीके से जो गतिविधियाँ थी वो चलती रहती थी, इसलिए ये लोकप्रिय होते चले गए और एक केंद्र बन गया पूरे विश्व में, जो कि एम्स्टर्डम एक लोन प्रोवाइड करने वाला एक शहर होता था और बाद में लंदन ने उसकी जगह ले ली लोन प्रोवाइड करने के एक शहर के रूप में, एक उभरते हुए शहर के रूप में, जहाँ पे जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट है कॉलोनियल रूल ऑफ इंग्लैंड इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के अंदर इंग्लैंड का औपनिवेशिक शासन। इससे विभिन्न देशों के जो खनिज संसाधन थे उनको लूटना या फिर वहाँ पे विभिन्न तरह की नीतियों को वहाँ पर लागू करके और उससे बेनिफिट अपने देश ले जाना, इस तरीके से इंग्लैंड को बड़ा फ़ायदा हुआ और उससे बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने औपनिवेशिक शासन से प्राप्त किया। जैसे कि इंडिया से भी अंग्रेज़ों ने तरह तरह की नीतियाँ, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त है, माहलवाड़ी है, रैयतवाड़ी है और भी जैसे सहायक संधि है, लैप्स की नीति है, बहुत ऐसी नीतियाँ थी जिनके ज़रिए उन्होंने धोखेबाजी से धन कमाया। डेवलप्ड बैंकिंग सेक्टर, इंग्लैंड के अंदर बैंकिंग सेक्टर बहुत डेवलप हो गया था। अकेले लंदन के अंदर 100 बैंक्स थे और 600 बैंक्स जो थे वो देहात के इलाके में मौजूद थे। इससे लगता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत रही होगी और उस समय के दौरान जिसको भी लोन चाहिए या पैसा चाहिए, जमा करना है, निकलवाना है, तो इन बैंकों की सहायता प्राप्त कर सकता था। गुड इकोनॉमिक पोजीशन, यहाँ के लोगों की, यहाँ इंग्लैंड की भी अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति थी और इसने जितना भी पैसा कमाया वो अपनी आर्मी पे भी खर्च किया, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास किया। इनका लगातार फ्रांस के साथ में युद्ध चलता रहा और देशों के साथ भी युद्ध चला तो उस युद्ध में भी खर्च हो गया। इस तरीके से इनकी जो इकोनॉमिक पोजीशन थी काफ़ी अच्छी थी। नेक्स्ट है नेवल पावर। इंग्लैंड की जो नेवल पावर थी, नौसैनिक ताकत जो है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ उस समय मानी जाती थी, जो कि इससे पहले जो नेवल पावर थी फ्रांस की वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होती थी, लेकिन फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड उससे आगे निकल गया। और आज के समय में अगर हम देखते हैं तो जो सबसे मजबूत नौसैनिक शक्ति है वो अमेरिका बन चुका है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और हर तरह के संसाधन यानी खनिज संसाधन इंग्लैंड के अपने क्षेत्राधिकार में मौजूद थे और अगर उसके पास में कोई खनिज संसाधन नहीं भी था तो उसका औपनिवेशिक शासन इतना बड़ा विस्तारित था कि उन देशों से उसको वो खनिज मिल जाते थे और इनके अपने देश में भी जैसे बहुमूल्य खनिज मिलते थे, जैसे सोना है, हीरे है, चांदी है, लोहा है या फिर हर तरह के जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो वहाँ पर मिलते थे। इसके अंदर इस टॉपिक को हम फिर एक बार रिवाइज करेंगे। सस्ता श्रम, सस्ता श्रम का मतलब होता है चीप लेबर का, कि चीप लेबर जहाँ भी होता है तो मुनाफा बढ़ जाता है। जो भी उद्योगपति होते हैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको पता है मुनाफा हमारे पास ही लौट के आना है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और सस्ता श्रम का यूज़ करते हैं, बचत उनकी बढ़ती चली जाती है। इन्वेंशंस, बहुत अधिक खोज हुई, मशीनरी पार्ट की अलग अलग समय पर बहुत ज़्यादा खोजें हुई और उन खोजों को लाभ प्राप्त किया गया। सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के लोगों ने उस चीज़ को लाभ प्राप्त किए। बाहर के जो दूसरे देशों के लोग थे वो इतना ज़्यादा इन इन्वेंशंस को अपना नहीं रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के लोगों ने इन चीज़ों को अपना लिया। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी क्योंकि यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं थी, अच्छे एजुकेशन जो हब मौजूद थे, फैक्ट्रीज डेवलप थी, खेती के क्षेत्र में भी एडवांस था। इस वजह से ये यहाँ पर लोगों का काफ़ी संकेंद्रण देखने को मिला। यूज़ ऑफ मशीन्स,
खेतों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर हर जगह मशीनों का यूज़ होने लगा और उत्पादन बढ़ा दिया गया। बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन तैयार किया गया। नेक्स्ट है ट्रेड रिलेशंस। इंग्लैंड के ट्रेड रिलेशंस विभिन्न यूरोपीय देशों के साथ के अलावा लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया महाद्वीप, इन सब के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे और समुद्री शक्ति के अंदर उस समय सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। और इधर जो इसमें विभिन्न भूमध्य सागर के रास्ते से विभिन्न जो समुद्री मार्ग जो हैं, उन समुद्री मार्गों के जरिए जितने भी जहाज़ निकलते थे तो वो इसकी मतलब एक सीमाओं से छूते हुए निकलते थे। इसके अंदर जो इंग्लैंड का एकीकरण भी किया गया था, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिला करके इंग्लैंड कायम किया गया और सभी जगह पर एक ही सम्राट का शासन होता था। आपस में एकरूपता थी। यही वजह थी कि जो भी नियम लागू होते थे सब जगह लागू होते थे, तो लोगों में एकता की भावना भी मौजूद थी, कोई विरोध नहीं करता था। इसके बाद है कॉलोनियल रूल इंग्लैंड इन अदर कंट्रीज़। ये हो गया है डेवलप्ड बैंकिंग सेक्टर। यहाँ पे बैंकों की संख्या बहुत अधिक थी, लोगों को ज़रूरत होती थी तो वो तुरंत बैंक का सहारा लेकर के अपना पैसा वहाँ से निकलवा सकते थे, जमा करा सकते थे, अपनी बचत रख सकते थे, सुरक्षित पैसा रहता था और बैंक से कम ब्याज में उनको ऋण मिल जाता था, जिसका लाभ वो फैक्ट्री लगाने में या फिर कृषि क्षेत्र में कर सकते थे। नेक्स्ट नेवल पावर। यहाँ की इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति बहुत कमाल की थी। इसने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया था, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बन चुका था। इसी नेवल पावर की बदौलत उसने दुनिया भर के विभिन्न देशों को अपना गुलाम बनाया और विभिन्न देशों के अंदर अपना शासन कायम किया। इंडिया के अंदर भी उसकी नौसैनिक ताकत का बहुत बड़ा हाथ था। उसकी नौसैनिक ताकत अगर नहीं होती, 1857 की क्रांति में ही उसको मतलब काफ़ी कमज़ोर कर चुके थे हम, लेकिन फिर भी कामयाबी इसीलिए नहीं मिली क्योंकि नौसैनिक ताकत उसकी बहुत अच्छी थी। इंडिया के पास ऐसी नहीं थी और ना ही हमारे विद्रोहियों को कोई बहुत अच्छे हथियार मौजूद थे उनके पास। इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हर तरह के खनिज संसाधन इंग्लैंड के खुद के शासन क्षेत्र के अंदर या अपने खुद के देश के अंदर विद्यमान थे और अगर कोई कमी भी रहती थी तो वह अपने उपनिवेशों से इन चीज़ों की प्राप्ति कर लेता था। ये वो रीजन है जिनके ज़रिए ये बताया जा सकता है कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों शुरू हुई। वही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। इसका आंसर ये टॉपिक है आपका और इसको अच्छे से आप याद करें, ये रिवाइज़ करें और बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। धन्यवाद।